ओके चलो, हेलो गाइस, वेलकम टू IFAS। तो इन दिस सेशन बिल्कुल वी विल बी स्टार्ट दी RPSC पेपर डिस्कशंस, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए थे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे कि RPSC में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि RPSC का जो क्रैश हमने कोर्स भी लॉन्च किया है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें उनको फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। तो देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। जो लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं, जिनकी PhD कंप्लीट हो जाती है, तो उनके लिए RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपकी, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो ये उसका एक एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आप अगर टॉप में आते हो या फिर पास होते हो या क्वालिफाइड होते हो, तो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलती है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और सिंपली क्वेश्चन आपको पूछे गए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पूछे गए, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे गए। तो जो लोग राजस्थान से हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अदर स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रायोरिटी तो पहले उनकी होंगी जो वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो वन बाय हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे, राइट। ओके, तो वेरी गुड आफ्टरनून पूजा, रोहिणी। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। जो लोग अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं हो गए, कॉन्सेप्ट यही लगेगा आपके, ठीक है। चलो देखते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि RPSC को हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर डिस्कशंस, राइट। ओके, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, एकदम सिंपली क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यानी आपने अगर CSA नेट की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर आप गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो वो लोग भी इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो चलो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम इन SF4 मॉलिक्यूल्स, और SF4 मॉलिक्यूल्स का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है पहले हम समझ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और हम इसको किस टाइप से निकालेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, तो उसको किस वे से आपको निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन होती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स। ये जो बॉन्ड पेयर होंगे वो ऑलवेज क्या होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड नॉट इन्वॉल्व इन दी हाइब्रिडाइजेशन। तो जो बॉन्ड पेयर होंगे वो मस्ट भी क्या होने चाहिए, आपके सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं SF4 की, तो सल्फर कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ये ऑक्सीजन फैमिली का है। नेबरिंग फ्लोरीन कितने हैं, नंबर ऑफ नेबरिंग फ्लोरीन इज 4, एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन दे एक्ट एज ए लोड पेयर। तो इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो चुके हैं, ये बॉन्ड पेयर आपके 1 2 3 4, तो 4 आपके पास बॉन्ड पेयर है, तो हम लिख देंगे 4 बॉन्ड पेयर, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1 लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। और यू नो दैट जब भी 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर आएंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी, sp3 dehybridize, sp3। और इफ sp3 dehybridize, ज्योमेट्री इज TBP, बट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट, क्योंकि TBP ज्योमेट्री होगी तो हम TB अगर बनाते हैं तो इस टाइप से आपको दिखेगा। सेंट्रल एटम आपका सल्फर है। लोन पेयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द पेंट रूट, राइट। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। शेप इज सीसॉ एंड ज्योमेट्री इज TBP, तो शेप इज सीसॉ। बट यहाँ पे आपको सिंपली हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, इसलिए sp3 डिहाइब्रिडाइज होगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, द आंसर इज। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे
पूछे गए हैं, राइट। बहुत ज़्यादा सिंपल, राइट। बट हम यहाँ पे ध्यान में रखना, जब भी आपका टीबीपी ज्योमेट्री आती है तो वहाँ पे अप्लाई होता है आपका बेंड टूल, और बेंड टूल कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे वो ऑलवेज एक्सियल पोजीशन पे होंगे, एंड द लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स ऑलवेज प्रेजेंट इन दी इक्विटोरियल पोजीशंस, राइट। तो इसलिए इसका अरेंजमेंट आपको सीसॉ दिखा है, ठीक है। तो आगे वाले एग्जाम्स में आपको F19 सिग्नल्स भी पूछ सकता है कि कितने F19 NMR सिग्नल्स आपको लो टेम्परेचर में मिलेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के फ्लोरीन्स है, तो दो F19 NMR सिग्नल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशंस पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो द मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो यू नो दैट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की जब भी बात होती है तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात हो रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक हुआ, और जहां पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, राइट। तो हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं कि हमको पता है कि आंसर आपका B2 आएगा, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिल रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें क्यों आ रहे हैं हम देख लेते हैं कि B2 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, because one boron is the 5 electrons and the second boron is the 5 electrons, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और जब भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे हम यूज करते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की जब भी बात आती है तो पहले हम क्या लिखेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस 2s2 एंड 2p1, सेकेंड बॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस 2s2 एंड 2p1, और हमें सिर्फ p की रिक्वायरमेंट है अभी, क्योंकि हमें 1s और 2s अभी नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं होगा, तो हम सिंपली p को लिखते हैं 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस साइड एंड द 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। बट अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में होता क्या है, इसमें जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो लोवेस्ट एनर्जी में होते हैं और थोड़े सिग्मा बॉन्ड्स आपके हाईएस्ट एनर्जी में होंगे, और सिमेट्रिकल के अंदर पाई बॉन्ड थोड़े हाईएस्ट एनर्जी में चले जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड आपके लोवेस्ट एनर्जी में जाएंगे। ये मिक्सिंग की वजह से होता है, sp मिक्सिंग की वजह से। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल्स। तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए हैं और ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, दैट्स व्हाई दिस वन इज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो B2 जनरली शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बट इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो दे आल्सो डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको O2 दिया है, O2 पॉजिटिव दिया है, O2 नेगेटिव दिया है और O2 डायनेगेटिव दिया है। बट डायमैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो रही है, और डायमैग्नेटिक बिहेवियर की बात होगी, इसका मतलब इन दिस केस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। पहले हम O2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे यूज होंगे आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सिमेट्रिकल। सिमिलर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ ऑक्सीजन्स, दिस वन इज 2s2, 2p4, 2s2 एंड 2p4। अब 2s को नहीं भी लिखे तो चलेगा, हमें लिखना है p वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, और ये आपकी एनर्जीज। अभी दोनों भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी में क्यों है, कि दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर ऑक्सीजन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सिमिलर है, तो दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो सेम एनर्जी में होंगे। बट जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो वो थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल होती है, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। तो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो लोवेस्ट एनर्जी में होती है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो हाईएस्ट एनर्जी में होती है। तो इस टाइप से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की डायग्राम दिखेंगे। बट O2 की, N2 की डायग्राम की बात करें आप, B2 की डायग्राम की बात करोगे तो उनमें एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जीज होती है वो सिमिलर होती है बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलो अभी यहां पे देख लेते हैं P के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कितने हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 4। तो यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी हम 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4। अब मैंने बोला कौन सी डायग्राम यूज करना है आपको, सिमेट्रिकल। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वो लोवेस्ट एनर्जी में होंगे एंड जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो हाईएस्ट एनर्जी में होंगे। देन पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो गया आपके सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग्स, पाई एंटी बॉन्डिंग्स एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। And then filling of electrons according to the above principles, Pauli exclusion principles और Hund's rule, right? तो फिल करो, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 and 4 8 हो चुके हैं P के पास, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 2। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने वाला है। पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 1। दैट्स व्हाई ये भी आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। एक निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया है तो इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक। बट यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके 0। तो आंसर इज द 4th बिकॉज देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, राइट? तो यहाँ पे ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज 4। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज दी 4th ऑप्शन। तो यहाँ पे भी ध्यान में रखिए कि आपको जब भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पूछा गया है डायटोमिक टर्म सिंबल्स के लिए, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में हमको देखना है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है C2 मॉलिक्यूलर फजेस। तो आप C2 का हम पहले देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहाँ पे हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करेंगे या फिर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं सिंपली वे से। C2 है आपके पास, तो एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज 12। तो लेस देन 14 हो रहे हैं और लेस देन 14 होगा तो हम यूज करेंगे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 2s2 एंड 2p2। सेकंड कार्बन का 2s2 एंड 2p2। अभी हम 2s और 2p को नहीं भी लिखे तो, सॉरी 2s और 2s को नहीं भी लिखे तो चलेगा, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट करने वाले, सिग्मा बॉन्डिंग। बट 2p हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डायरेक्ट मैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूँ। तो 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो ये भी आपका 2p ऑफ कार्बन्स, 2p ऑफ कार्बन्स। अनसिमेट्रिकल है, पाई बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, लोवेस्ट में चले जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड थोड़े से हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा, राइट? पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपके पाई बॉन्डिंग्स, सिग्मा बॉन्डिंग्स, पाई एंटी बॉन्डिंग्स एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस p के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस p ऑर्बिटल के पास है।
टोटल कितने हो गए 4, तो हम फिल करेंगे 1 2 3 4। तो अगर हम बात करेंगे तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी पाई बॉन्डिंग्स। ऑल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी पाई बॉन्डिंग्स। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 2। तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2। बट ये दोनों भी जो बॉन्ड्स है ये कौन से बॉन्ड होंगे, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों भी बॉन्ड्स आपके कौन से होंगे? पाई बॉन्ड्स होंगे, बिकॉज बोथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी pi bonding molecular orbitals. This all 4 electrons are present in the pi bonding molecular orbitals. तो यहाँ पे दोनों भी आपके क्या हो गए? pi। इसमें जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? pi कैरेक्टर होगा। तो 2 pi bonds हम बोल सकते हैं। तो C2 molecule possess 2 pi bonds। इसके पास कोई सिग्मा बॉन्ड्स नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। तो आपको पूछेगा कि इन C2 के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। The number of sigma bond is 0 and the number of pi bond is 2. Number of pi bond is 2, right? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि number of sigma bond आपके 0 है, but number of pi bond is 2. Because all 4 electrons are present in the pi bonding molecular orbitals, right? तो very simple identifications of the कितने sigma bonds होंगे, कितने pi bonds आपके हो सकते हैं, right? Okay. चलो, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, कंफ्यूज भी कर सकता है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट को देखना है और ये कौन से कॉन्सेप्ट के बेस पर अरेंज होगा? अकॉर्डिंग टू VSEPR। सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ज्योमेट्री निकालो, आपका आंसर आपके पास होगा, राइट? और कितने सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता होती है, राइट? चलो देख लेते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो O3 आपका जो ओजोन्स है, ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? बेंट हो जाएंगे। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये कैसे दिखते हैं आपको? जस्ट लाइक बेंट, राइट? CO2 की अगर हम बात करते हैं, CO2 के अकॉर्डिंग टू VSEPR, कार्बन डाइऑक्साइड इज दी sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp है तो क्या कौन सी अरेंजमेंट होगी? लीनियर अरेंजमेंट होगी। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। CO3 नेगेटिव आपको दिया गया है। कार्बन कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 3। तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, बिकॉज 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, दिस अरेंजमेंट इज दी ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। तो ये आपका प्लेनर है, पर यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रायगोनल पिरामिडल। This one is the trigonal pyramidal shape, right? तो this also incorrect because this one is the trigonal planar, because इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 120, राइट? तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो N3 नेगेटिव इज दी लीनियर। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। तो 1 नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 electrons. Second nitrogen also required 3 electrons. The number of sigma bond कितने हो गए? 1 और 2। और number of pi bonds आपके पास 4 हो गए। बट हमें पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है किसका होता है? सिग्मा बॉन्ड का। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपके पास 2 है, इसलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी ओनली sp हाइब्रिडाइज। दैट्स वाई दिस वन इज दी लीनियर। तो ये क्या होगा आपका? लीनियर और करेक्ट। तो ये सारा डिपेंड करेगा आपके हाइब्रिडाइजेशंस के ऊपर। दे आल्सो डिपेंड ऑन दी VSEPR, राइट? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू दी VSEPR थ्योरी ए मॉलिक्यूल विल हैव रेगुलर शेप इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय। तो रेगुलर शेप की मीनिंग क्या हो रहा है? आइडेंटिकल। रेगुलर के मीनिंग क्या हो रहा है? आइडेंटिकल शेप।
तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके नॉलेज के हिसाब से? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, मॉलिक्यूल विल हैव रेगुलर शेप। और रेगुलर शेप के मीनिंग हो रहा है आइडेंटिकल, राइट? आइडेंटिकल आएगी, राइट? काफी इजी है, थ्योरेटिकल है इसलिए मैं रुक गया। और काफी सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे गए, राइट? तो पहला दिया है आपको मोर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर देन लोन पेयर्स, देन लेस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आइडेंटिकल की बात हो रही है, रेगुलर शेप की बात हो रही है, रेगुलर ज्योमेट्रीज की बात हो रही है, तो समझ जाना यहाँ पे आपको सिंपली ओनली बॉन्ड पेयर के बारे में बताया गया है, राइट? तो यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए कि मॉलिक्यूल विल हैव रेगुलर शेप, तो ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपने देखा है वी शेप है, तो हम इसको वी के ऊपर है, वाटर का है, वाटर के पास तो 2 बॉन्ड्स है और 2 लोन पेयर। बट शेप क्या होता है आपका? द शेप इज विदाउट लोन पेयर, द शेप इज विदाउट लोन पेयर, इसलिए इसका जो शेप आपको दिख रहा है दैट शेप इज द बेंड शेप और वी शेप, द बेंड शेप और वी शेप। इसलिए हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। अच्छा, चलो ठीक है। So which of the following molecule ions does not have regular shape? Which of the following molecules does not have regular shape? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आंसर क्या होगा? एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार आपको पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आप जो आपके स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर आपको पूछा जाता है, जस्ट लाइक महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र सेट, राइट? गुजरात के अंदर गुजरात सेट, राजस्थान के अंदर RPSC का जो है इस टाइप के, और अदर जितने भी स्टेट है उसमें ये जो लेवल होती है वो क्वेश्चंस की वो सेम होती है। तो अगर आप अदर स्टेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सेट के, तो आपको आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है? तो नॉट हैव रेगुलर शेप्स, राइट? तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी बात हो रही है, अगर हम बात करते हैं शेप और ज्योमेट्री की, तो शेप आल्सो लीनियर एंड द ज्योमेट्री आल्सो लीनियर, राइट? CCl4 की बात करेंगे तो CCl4 इज दी tetrahedrals, all bonds pair and the hybridization is sp3, sp3। NH4 की बात करते हैं तो NH4 also tetrahedrals and the hybridization is sp3 hybridized। तो ये तो सारे क्या हो गया? आइडेंटिकल हो चुके हैं, बिकॉज देर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल दैट कंटेनिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 आ रही है, बट द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज द बेंड शेप, बेंड शेप। तो रेगुलर शेप इसका नहीं होगा, ऑब्वियसली वाटर डज नॉट गिव्स रेगुलर शेप। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? द आंसर इज 4th। तो काफी सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे गए। चलो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप ही मुझे बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए। देखो, सिमिलर शेप एंड आल्सो सेम हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ सेंट्रल एटम्स, शेप भी सिमिलर होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशंस भी आपकी सिमिलर होनी चाहिए। तो ऑप्शंस कौन सा मैच करने वाला है? विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? बताइए फास्ट। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं
BCl3 की, तो BCl3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है आपकी sp2 बिकॉज 3 बॉन्ड्स पेयर। और NH3 की अगर हम बात करते हैं तो NH3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी डिफरेंट है और शेप भी आपका डिफरेंट है। दिस वन इज द पिरामिडल शेप और दिस वन इज द प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। यहाँ पे वर्क करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 इज sp2 और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO3 की अगर हम बात करते हैं तो दिस आल्सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बोरॉन कंटेनिंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल 3 क्लोरीन्स आर इन्वॉल्व इन दी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो sp2 आ जाएंगे। सेकंड है नाइट्रोजन कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया गया है, तो ये एडिशनल आ जाएगा। 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑक्सीजन आल्सो रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड ऑक्सीजन आल्सो रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 1, 2 एंड 3। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आ रही है sp2। तो इन दोनों का जो शेप आएगा वो सिमिलर आएगा, बोथ आर ट्रायगोनल प्लेनर because both containing same number of the bonds pair, same number of bonds pair। इसके पास भी कितने हैं 3 bonds pair of electrons और इसके पास भी 3 bonds pair of electrons। तो इसलिए आंसर इज द सेकेंड वन, नॉट फर्स्ट, नॉट थर्ड, नॉट फोर्थ। क्लियर हो चुका है। तो आंसर आपका आ जाएगा द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डिपेंड ऑन द हाइब्रिडाइजेशंस और शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी N2, O2, F2 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली के मीनिंग क्या हो रहा है कि जिस वे से आपको पूछा गया है, N2 पहले पूछा गया है, O2 बाद में पूछा गया है एंड F2 सबसे लास्ट पूछा गया है, तो उस वे से ही आपको करना है, राइट। पहले F2 का बताएंगे, बाद में O2 को बताएंगे, बाद में N2 को बताएंगे, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो रिस्पेक्टिवली की मीनिंग होती है कि जिस वे से आपको दिया गया है उस वे से आपको आंसर बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए। N2 के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 0 और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग, बिकॉज इसके अंदर जो डायग्राम्स आपको मिलती है वो मिलती है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 और 14 और 14 से कम होंगे तो आपको मिलेगा अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ क्या 1s2 2s2 2p3, तो इस 2p3 ये भी आपका क्या हो जाएगा 2p3। 1 2 3 1 2 एंड 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल है तो पाई बॉन्ड इज लोवेस्ट एनर्जी, देन सिग्मा बॉन्ड्स, then pi antibondings and sigma antibondings। फील कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो इन दिस केस द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, sorry, number of unpaired electron is 0 or there is no anti-bonding electrons because all electrons are present in the bonding molecular orbitals, bonding molecular orbitals। और ये क्या आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे हमको सिंपली आ जाएगा आपका एक तो 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, राइट और नॉट। O2 की अगर बात करते हैं तो O2 के अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अब बनाओगे तो वो सिमेट्रिकल आएंगे बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 2px 2py 2pz। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 एंड 2p4, तो इसके पास आ रहा है 2p4, इस आल्सो 2p4। 1 2 3 4 1 2 3 4 सिमेट्रिकल है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड इज लोवेस्ट एनर्जी, देन पाई बॉन्ड्स, देन पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्ड। फिल कर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिल चुके हैं, द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये हो गया आपका सिग्मा जीरेट
ये पाई अंजरेट, पाई जरेट एंड सिग्मा अंजरेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कितने दिए आपको, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका ऑप्शन। और F2 के अंदर क्या हो जाएगा, F2 का भी आपका सेम आ जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4। तो आंसर इज दी 0, 2 एंड 4, 0, 2 एंड 4, राइट, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिंपल ट्रिक्स है। हर किसी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम उसके अंदर चले जाएंगे, राइट। तो सिंपल ट्रिक्स क्या है आपका देख लेते हैं। तो 14 आपका इंटरमीडिएट है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 आते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 आते हैं तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3 आता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 आते हैं तो 0.5 से कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 आते हैं तो ये जाएगा 2.0, वो आ जाएगा। 17 आते हैं तो 1.5, 18 आएंगे तो 1, 19 आ रहा है आपका तो 0.5, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 आ रहा है, जैसे नियॉन 2, तो ये क्या जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज। वैसे ही इधर आ जाएगा 13 की बात करते हैं तो 13 में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। 12 की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। 11 की हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो ये सिंपल ट्रिक्स है, हमें कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। चलो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमको पता है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14। तो नाइट्रोजन्स के पास कितने हैं 7, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 8, तो कितने होगा 15, और 15 - 1 इज 14। तो जिस नाइट्रोसोनियम आयन दैट कंटेनिंग टोटल इलेक्ट्रॉन इज 14, राइट। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है कितना आएगा, 3 आएगा। तो NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 15 है, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, राइट। O2 की बात करें 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और O2 निगेटिव है तो 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली नाइट्रोसोनियम आयन इज दी मोर बॉन्ड ऑर्डर देन NO देन O2 नेगेटिव। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल ट्रिक्स है, हमको ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक्स वे से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो विद इन 30 सेकेंड्स। तो इंटरमीडिएट रख देना 14 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो NO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके चलो ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं जिसमें हम सोचते नहीं है जनरली, और ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल एंड प्लैटिनम्स, निकिल और प्लैटिनम, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल एंड प्लैटिनम। हम निकिल का तो हम इजीली फाइंड आउट कर देंगे क्योंकि निकिल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आपकी 3d8 4s2, राइट। प्लैटिनम की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका pd और pd। तो ये कौन से हो चुके हैं आपके 5d, और इसके साथ आएगा 6। अब 5d8 आएगा, 6s2 आएगा, 5d9 आएगा, 6s1 आएगा, ये हमें पता होना ज़रूरी है, राइट। ओके तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्वियसली 5d9 6s1। तो ये ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं पढ़ते टाइम, और 2 मार्क्स हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बेस पर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स, कलर प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो थोड़ा समझ के इसको सॉल्व करें, राइट। ओके समझ के सॉल्व करें। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर इज सेकेंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए मुझे आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट
डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, उतनी ज्यादा उसकी स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, राइट। बताइए मुझे इस हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पूछा गया है, तो क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम +3 तो ये होता है 3d3। कोबाल्ट की बात करते हैं तो ये होता है 3d7। इसकी बात करोगे तो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा आपका 3d8। इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस क्रोमियम इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, 2 and 3। इन दिस केस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 3। कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज D7, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इनके पास भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए हैं? 3 आ चुके। ये क्या आपका D5 है, आयरन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज D5, तो ये जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 5। और निकिल की अगर हम बात करते हैं, निकिल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज D8 केस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इन दिस केस द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 2। तो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो सकता है? थर्ड वन। द करेक्ट ऑप्शन इज दी थर्ड वन, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात होती है, नॉट स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दी ट्रांजिशन मेटल्स। बट लैंथेनाइट के अंदर क्या होता है? लैंथेनाइट के अंदर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन लैंथेनाइट लिगेंड्स आर लेस इफेक्टिवली इंटरएक्ट विथ मेटल्स। जो भी लिगेंड होते हैं वहाँ पे लेस इफेक्टिवली इंटरएक्ट हो गए ड्यू टू दी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर क्या आ जाएगा। तो इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स द कैटायंस डेल्टा ऑक्टेडल इंक्रीजिंग फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ लिगेंड्स। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पर आपको पूछा गया है, और यू नो दैट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हो तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना जरूरी है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिपेंड करती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दी कॉम्प्लेक्सेस। तो मुझे बताइए आंसर क्या आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड इज मॉडरेट, एंड हेलोजन कंटेनिंग जो भी लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे आपके? वीक लिगेंड्स। आपके जो हेलोजन्स होंगे वो वीकेस्ट होंगे। जैसे यहाँ पे आप बात करते हैं साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स, इथिलीन डायमंड और NH3 is the strong, O2 and water is moderate, but chlorine, bromine and iodine is the weak ligand। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी अरेंज हुई है आप, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव जितनी ज्यादा हो रही है वो भी ध्यान में रखना है, राइट। तो कार्बन कंटेनिंग, ऑल कार्बन कंटेनिंग लिगेंड जहां से मेटल अटैच होगा यहाँ पे वो क्या हो गया आपके? स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। ठीक है, तो इसको प्रूफ किसने किया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ने प्रूफ किया, राइट। तो कार्बन कंटेनिंग लिगेंड कौन सा आपका? साइनेट, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स, उसके बाद आपका फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन आयोडीन। तो आयोडीन इज द वीकेस्ट लिगेंड इन दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे वीकेस्ट लिगेंड कौन सा है आपका? आयोडीन है, इसलिए वो सबसे लास्ट में आएगा, राइट। तो पहले आ जाएगा कार्बन, देन नाइट्रोजन्स, देन हेलोजन्स, और हेलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन सबसे लास्ट में आ रहा है, इस वजह से आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द CFSE, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी बोल सकते हैं आप इसको, तो डिपेंड किस पे करती है? क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन द थ्री फैक्टर्स, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयंस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और नेचर ऑफ द लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री, राइट। अब यहाँ पे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा, और यू नो दैट इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीज, क्रिस्टल स्प्लिटिंग आल्सो इंक्रीजेस, राइट। उतनी ज़्यादा आपकी T2G और EG की गैप होगी। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बढ़ता है, ये आपका 5D हो गया, 4D एंड 3D, तो 5D साइज इज ग्रेटर देन 3D और नॉट, तो यहाँ पे जो लिगेंड का अप्रोच होगा वो स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे जो लिगेंड का अप्रोच होगा वो वीक हो। यहाँ पे स्ट्रांगली अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फेस स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे क्रिस्टल फेस स्प्लिटिंग आपकी क्या होगी? कम होगी। तो ये डिपेंड आपके कर रहा है, डिपेंड ऑन दी अप्रोच, इंटररिएक्शंस, लिगेंड कितना स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेगा। तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू होती है, इसलिए 5D देन 4D एंड देन 3D। तो CFA से आपको पूछा है क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा है, क्रिस्टल पैरामीटर आपको पूछा गया है, तो ध्यान में रखना 3 फैक्टर्स अप्लाई करना है, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयंस, नेचर ऑफ द लिगेंड्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ज्योमेट्री राइट। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देख लीजिए, आंसर इज थर्ड, द ऑप्शन इज थर्ड। ओके, ये क्वेश्चन बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मेटल कॉम्प्लेक्स इज मेटल इथिलीन 11/3 habit, geometrical isomer, optical isomer, both geometrical and opticals, it does not exhibit both geometrical and optical isomers। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फास्ट। द मेटल कौन सा कॉम्प्लेक्स है? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस है, इसको हम ड्रॉ भी कर देते हैं। मेटल्स इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज इथिलीन डायमंड इज द बाइडेंटेड लिगेंड्स। ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, राइट। बट ऑल साइड में कौन सा नाइट्रोजन है, और हमें पता है कि सीस ट्रांस के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए हमें सीस ट्रांस चाहिए, बट यहाँ पे सीस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल नहीं। देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बट दे शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, बिकॉज दे डज नॉट पजेस एनी सिग्मा प्लेन, इसके पास कोई सिग्मा प्लेन पजेस नहीं करेगा, और हम इसको इनैंशियोमर भी बोल सकते हैं बिकॉज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो ये क्या होंगे आपके? दिस वन इज द कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियसली आंसर इज सेकेंड, ऑप्टिकल आइसोमर, ओनली ऑप्टिकल आइसोमर देखा, दे डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दे डज नॉट शो अदर वन, राइट। तो ये हो गया आपका डी, तो ये हो जाएगा आपका एल, तो DL पेयर आपको दिखा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की अगर हम बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आपके हो चुके हैं 0, बट ऑप्टिकल आइसोमर की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 2। तो जो भी चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, इफ 3 चिलेटिंग लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन योर कॉम्प्लेक्सेस, तो वहाँ पे DL पेयर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज 2, total number of stereoisomer is 2, right? Okay. One more questions. Okay, one more question. बताइए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कोबाल्ट NH3/6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है इसके पास कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने आपके पास
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, राइट। तो डिपेंड आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पे करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। बताइए मुझे कि नंबर ऑफ, पहले आपको पूछा गया नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद आपको पूछा गया एंटी बॉन्डिंग। बताइए फास्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दे डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। तो इसके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं। आपको दिया गया है कोबाल्ट NH3/6 3 पॉजिटिव, और यू नो दैट इफ कोबाल्ट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और अमाइन लिगेंड्स है आपके पास, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका हो चुका है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 3D। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 3D। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? द नंबर ऑफ अमाइन लिगेंड इज 6 अमाइन लिगेंड्स। एक अमाइन लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बिकॉज एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉडी का। तो यहाँ पे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 एंड 6 टोटल इज हो गया आपके 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या फॉलो कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहा है। दे फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। तो हम लिख देते हैं सिंपली आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। दिस साइड इज दी LGOs, लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जितने आपके लिगैंड्स होंगे उतने ही आपके LGOs होंगे, लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल। इसको नाम दे देते सिंपली, एक ने A1G, T1U और 6 हो चुके हैं, राइट। यहाँ पे आ जाएंगे आपका मेटल, 3D मेटल्स हो चुके हैं 4S एंड 4P, और ये 3D को हम ऐसा भी लिख सकते हैं T2G और EG, T2G और OG। 4S S है तो S हमेशा क्या फॉर्म करेगा? A1G सिमेट्री, और P हमेशा क्या फॉर्म करेगा? T1U, बिकॉज P जो होती है उनके पास एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, इसलिए वहाँ पे हम अनजिरेट वर्ड यूज करेंगे। और D ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं? वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, इसलिए यहाँ पे आप G वर्ड यूज करते हैं, जिरेट वर्ड यूज करते हैं, राइट। और S के अंदर भी नंबर ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हम G वर्ड यूज करते हैं। जहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होता है वहाँ पे हम अनजिरेट वर्ड यूज करते हैं, राइट। ओके, तो ये आ जाएगा आपका सिंपली A1G, देन आज का आ जाएगा सिंपली T1U, देन आपका आ जाएगा सिंपली, ये सब आपके कौन से हो चुके हैं? उसके बाद आ जाएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे हम बात करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये आ जा रहा है T2G, और ये आपका EG, T2G और EG। तो इसका एंटी बॉन्डिंग आ गया है, इसका A1G आ गया है, और इसका T1U आ गया, हाईएस्ट एनर्जी में सबसे ज़्यादा T1U। दिस सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको हम सिंपली ड्राव कर सकते हैं, राइट। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिकॉज 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट दी 6 अमाइन। तो जो 6 अमाइन आपको दिए गए हैं उनके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, because this delta octal gap is large. क्यों लार्ज है? बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, नॉट ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो T2G आपका हो चुका है नॉन, और ये हो चुके आपके एंटी बॉन्डिंग, EG इज द एंटी बॉन्डिंग। तो ये सारे आपके एंटी बॉन्डिंग्स है, दिस वन इज नॉन बॉन्डिंग, और ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी आपको ऑक्टाहेड्रल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछी जाती है तो आप इस वे से उसको ड्रॉ कर सकते हो, इस वे से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे T2G इज दी नॉन बॉन्डिंग एंड EG इज दी एंटी बॉन्डिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर हम यहाँ देख लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी T2G एंड 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी EG। T2G के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और EG के पास 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आएगा। बाकी कहीं आपको दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन भी आ सकता था इफ कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन, तो इफ कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन देन 5 ऐसा 1 आ सकता था, राइट। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, नॉट ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये कोई इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक बिहेव करेगा। इसको फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहा है। सारी चीज़ें हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम्स, राइट। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या पूछ सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान में रखो आप, ठीक है। अब जो लोग IIT JAM की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अब जो लोग IIT JAM की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए अविनाश सर 4 PM राइट 4 PM को क्या लेने वाले हैं, आपका लेक्चर्स लेने वाले हैं, और उसमें आपको इंटरमीडिएट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बताने वाले, इंटरमीडिएट और रिएक्शंस मैकेनिज्म आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जो लोग IIT JAM की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फैब के अंदर IIT JAM की एग्जाम्स आने वाली है, तो वहाँ पे आपको अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी अभी से प्रिपरेशंस स्टार्ट कर सकते हो, जो लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है आपको यूट्यूब के अंदर, सारी चीज़ें अगर सिस्टमेटिक वे से अगर आप पढ़ते हो तो आपको कहीं पर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रेफर करना है, ठीक है। तो 4 PM को जो लोग IIT JAM की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, राइट। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।